सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। वो दोनों तेज़ कदमों से चलती हुई मार्केट में दाखिल हो रही थीं। यार जल्दी से जो लेना है ले लो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम जानती हो ना अगर मैं थोड़ी लेट हो गई तो मुमानी कितना गुस्सा करेंगी। वो अपने साथ जल्दी सबा से मुखातिब थी। इसकी बात पर सबा के चेहरे के ज़ाविया बिगड़े। यार क्या हो गया है, शॉपिंग पर आए ही और तुम्हें हर वक्त भागने की पड़ी रहती है। सबा का मूड जैसे बेजार हुआ था। तुम अच्छे से जानती हो मेरे हालात, फिर भी इस तरह की बातें ना किया करो। इसे जैसे बहुत ज़्यादा दिख हवा था और सबा पल में शर्मिंदा हो गई। अच्छा ठीक है, जल्दी करेंगे, बस मिदी के लिए ड्रेस लेना है, फिर चलते हैं। सबा ने इसके गाल पर हाथ रखे। प्यार से पचकारा वो बस एक थकनज़दा सांस खारिज करती रह गई। फिर वो दोनों मार्केट के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गईं। वो दोनों शॉपिंग कर रही थीं लेकिन इसका ध्यान शॉपिंग पर नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई काफ़ी देर से उसे घूर रहा है। इसने कंधों के गर्द चादर को और मजबूती से अपने गर्द ओढ़ा। इसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। आयत आयत, सबा ने शायद कोई चौथी आवाज़ लगाई थी लेकिन वो आसपास देख रही थी। चारों ना चार सबा को इसका कंधा हिलाना पड़ा कि आयत होश में आई। क्या हुआ, इसकी घबराई सी आवाज़ निकली। तुम कहाँ खो गई थी, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ। आयत के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। कुछ नहीं, बस वो मैं। इसके लबों से अल्फाज निकलने से इनकारी थी। उसे काफ़ी दिनों से महसूस हो रहा था वो जहाँ भी जाती है कोई इसका पीछा कर रहा है। कुछ नहीं, तुम क्या कह रही थी। वो पल में खुद पर काबू पा गई। मैं कह रही थी कि ये चूड़ियाँ देखो काफ़ी अच्छी हैं। सबा ने इसका ध्यान चूड़ियों की तरफ मबजूल करवाया। इसने बरवक्त मुस्कुराने की कोशिश की। हम बहुत अच्छी हैं, ले लो, फिर चलते हैं। सबा ने भी इस बात में सर हलाया। 10 मिनट बाद वो दोनों मार्केट से बाहर निकल आए। जैसे जैसे वो दोनों सड़क पर चल रही थीं वैसे वैसे आयत की घबराहट में इजाफा हो रहा था। अब उसे यकीन हो चुका था कोई उनका पीछा कर रहा है। सबा चलो, ऑटो से चलते हैं, दोपहर काफ़ी हो रही है, वैसे भी हमें बहुत देर हो जाएगी। मार्केट घर के पास ही थी। वो दोनों चलकर ही आई थीं। सबा ने देखा इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्या हवा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। सबा ने आखिर वो सवाल कर ही लिया वो जो उसे काफ़ी देर से बेचैन कर रहा था। इसने देखा आयत बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। आयत का लहजा कपा उठा। उसकी आंखों में भी नमी इकट्ठी हो गई और सबा ने बेयकीनी से आसपास देखा। अब उसे आयत के घबराहट की वजह से समझ आ गई थी। तुम्हें ऐसा कब से लग रहा है, इसने सवाल किया। 2 माह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हर वक्त मेरा पीछा करता है। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन मुझे महसूस होता है मैं इसकी नज़रें अपने जिस्म के आर पार होती महसूस कर सकती हूँ। सबा, उसकी आवाज़ भीग गई। वो कितनी परेशान थी सबा देख सकती थी। अच्छा परेशान मत हो, चलो घर चलते हैं और आइंदा हम अकेले निकलने से एहतियात करेंगे। सबा ने फौरा मसले का हल बताया। इससे पहले वो दोनों दोबारा सड़क पर चलना शुरू करती ना जाने कहाँ से 2 लड़के उनके सामने आ गए। इन्हें देखकर आयत के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। वो बेयकीनी से नफीमी सर हिलाती हुई पीछे हुई थी। सबा ने देखा आयत का चेहरा हद से ज़्यादा सफ़ेद हो गया था। कौन हो तुम और ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें पता नहीं है किसी का रास्ता नहीं रोकता। सबा ने कुछ गुस्से से उसे डांटा लेकिन वो तो अजीब नज़रों से आयत को देख रहा था। अभी भी वक्त है आयत, हमारी बात मान लो। वो बराह रास्त आयत से मुखातिब हुआ। सबा ने उलझी हुई नज़रों से आयत को देखा। बहुत देर के बाद आयत के चेहरे का रंग कुछ नॉर्मल हुआ। तुम लोगों को समझ नहीं आती, एक बार कह दिया कि मैं नहीं आऊँगी वह तो मतलब नहीं आऊँगी। आयत हज़ीनी अंदाज में चीखी थी। खुदा का वास्ता जान छोड़ दो मेरी, और ख़बरदार अगर अब तुम लोगों ने मेरा पीछा किया मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तक घसीटूंगी। गुस्से से उंगली उठाए उसे वारन किया। हमने तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, तुम नहीं मानी। अब जो होगा उन सबके अंजाम की तुम जिम्मेदार होगी। इनमें से एक लड़का 2 कदम आगे बढ़ता आयत की आंखों में आंखें डाले सर्द लहजे में गोया हुआ। इसके अल्फाज आयत को अंदर तक कपकपाने पर मजबूर कर गए। खुदा के कहर से डर इब्न आदम
काफ़ी मजबूती से ये कहती हुई वो सबा का हाथ पकड़े एक पल में सड़क पर चलना शुरू हो गई। इसका सारा लहजा हानप रहा था। जब वो दोनों कुछ दूर निकल आए तो सबा ने आयत को मुखातिब किया। आयत कौन था वो, तुम बताती क्यों नहीं हो, कौन थे वो? सबा भी काफ़ी परेशान हो गई थी मगर आयत बस तेज कदम से चल रही थी। जब सबा ने देखा वो इसकी बात का जवाब नहीं दे रही तो उसने एक ही पल में अपना हाथ आयत के हाथ से आज़ाद करवाया। आखिर बता क्यों नहीं रही, कौन थे वो दोनों? इस बार तो सबा को गुस्सा ही आ गया। वो दोनों सड़क पर रुक गईं। वो मेरे ताया का बेटा है और साथ इसका कोई दोस्त था। ये बात सुनते हुए सबा के चेहरे पर घबराहट आई थी। ये क्या कह रही हो तुम? आयत की आंखों से आंसू निकलते हुए गालों पर बह रहे थे। मैं ठीक कह रही हूँ, 2-3 माह पहले वो मामू के घर आया था और कहता है कि मेरा असल घर मेरा दिदील है, मुझे वहाँ जाना चाहिए लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं जानती हूँ वो लोग सिर्फ दौलत की खातिर मुझे वापस बुलाना चाहते हैं। वो दौलत जो मेरे वालिद की थी और अब मेरे नाम पे है और मेरा ताया चाहता है कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूँ ताकि उनकी दौलत घर में ही रह जाए। वो बस मेरी दौलत हथियाना चाहते हैं लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना, ना ही मुझे उनकी दौलत में कोई दिलचस्पी है। मैंने तो उनको दौलत देनी चाहिए थी लेकिन मुमानी ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि वो मेरा हक है और मेरी शादी पर मेरे काम आएगा। मैं क्या करूँ, सबा पागल हो गई हूँ। वो उस वक्त तकलीफ और बेबसी की आखिरी हदूद पर थी। सारी बात सुनकर सबा के चेहरे पर भी दिख के तासुरात नुमायूं हुए। अच्छा परेशान मत हो, तुम आज ही घर जाकर मामू को ये बात बताना कि वो तुम्हारा पीछा करता है और सड़क पर तुम्हें तंग करता है। देखना मामू कोई एक्शन ले लेंगे। सबा का मशवरा तो ठीक था लेकिन आयत मामू को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस सर हिलाकर दोनों घर की तरफ रवाना हुई। सबा इसके बचपन की दोस्त थी। वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थीं। बस दोनों का घर एक बाजार के फासले पर था। वो घर में दाखिल हुई तो मुमानी काफ़ी गुस्से में थी। मैंने कहा था जल्दी आना लेकिन फिर भी देखो कितनी देर लगा दी है। घर में दाखिल होते ही इसकी इंसल्ट होनी शुरू हो चुकी थी। सूरी मुमानी बस वो थोड़ा वक्त लग गया। इसने आजजी से माफ़ी मांग ली क्योंकि वो मुमानी के चेहरे पर बेजारी देख चुकी थी। अच्छा ठीक है, जाओ और किचन में हंदिया चढ़ाओ, मैं बना चुकी हूँ। वो सर हिलाती हुई किचन में चली गई। आयत 20 साला सुनहरी आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी। सफ़ेद दूधिया चेहरा, इसके लंबे काले बाल। इसके वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। इसका एक ही मामू था तो मामू उसे अपने पास ले आए। मुमानी को तो वो एक आंख भी नहीं भाती थी लेकिन मुमानी मामू के डर से खामोश रहती थी क्योंकि मामू इससे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। मामू को कोई बेटा नहीं था, मामू की सिर्फ 2 बेटियां थीं। एक 20 साला फातिमा, दूसरी 18 साला जीनत। आयत ने इंटर की पढ़ाई की हुई थी। इसके बाद पढ़ाई को खैर आबाद कहकर वो बस मुमानी के साथ घर के कामों में मदद कर देती थी। वो जानती थी वो मामू के घर पे रह रही है इसलिए उसे मुमानी की सारी बातें माननी होंगी। उनकी कड़वी कटीली वो सब्र करके सुन लेती थी। इसका कोई ठिकाना नहीं था, किया करती इसकी मजबूरी थी। और अपने ताया के घर वो जाना नहीं चाहती थी। इसके ताया इस शहर की जाने माने गंडे थे। इनके बेटे भी वैसे ही थे, एक नंबर के बदमाश। शराब नोशी से लेकर लड़कियों को हरीस करना वो सब यही करते थे। और आयत कम से कम अपनी जिंदगी किसी ऐसे मर्द के साथ नहीं गुजार सकती थी जिसे औरत की इज्जत करना ही ना आती हो। इसलिए मामू के घर पर वो बहुत पुरसुकून थी। कम से कम ये जिंदगी किसी जहन्नम से तो बेहतर थी। वो दोनों इस वक्त एक बार में बैठे हुए थे और वो एक के बाद एक गिलास शराब का पी रहा था। सुकून कहीं भी महसूस नहीं हो रहा था। यार किया हो गया है, बस करो, आखिर कितना पियोगे? कामरान ने इसके पास बैठते हुए इसका कंधा हिलाया, लेकिन जैसे इस पर तो कोई बात असर ही नहीं कर रही थी। इससे पहले वो कुछ कहता इसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने बेजारित से मोबाइल की तरफ देखा। यार क्या मुसीबत है, एक तो ये लड़की जान नहीं छोड़ती। बेजारित से कहते हुए उसने कामरान को मोबाइल पकड़ा। इसका कुछ कर दो वरना जान से जाएगी। इसके लहजे में सारे जहान का गुस्सा था। यार एक बार सुन लो वो क्या कहना चाहती है। कामरान ने इस लड़की की हिमायत की। कामरान की बात सुनते इसकी कानज जैसी सब्ज आंखें सुर्ख हुई। इसकी आंखों की सुर्खी देखकर कामरान ने मोबाइल फ़ोन उठाते हुए स्पीकर पर डाला। हादी मेरी बात सनीन प्लीज़। मोबाइल फ़ोन के इस पार किसी लड़की की आवाज़ आई। इसकी आवाज़ भीगी हुई थी।
मीर हादी के चेहरे की जाविया बिगड़े। इसने गुस्से से कामरान को घोरा। क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? बालाखर वो बोल ही उठा। उसकी आवाज़ भारी गंभीर और इसमें एक ठहराव था, ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर एक लम्हे के लिए कोई भी इसका दीदा हो सकता था। प्लीज़ मेरी बात सुने, वो फरियाद कर रही थी। अब बोल भी चकू, क्या कहना चाहती हूँ। अब भी मीर हादी की बेजारी आवाज़ से ही वाज़ेह थी। प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लूँ, मैं परिगणत हूँ। प्लीज़ कुछ करें, मेरे पैरनटस इन्हें पता चल गया तो मुझे जान से मार देंगे। प्लीज़ हादी। ससकती हुई इससे फरियाद कर रही थी, लेकिन हादी के चेहरे पर सिवाय बेजारित के और कोई तासुर नहीं आया। देखो, मुझे शादी करने में कोई अनटरसत नहीं है, और जहाँ तक रही बात इस बच्चे की, तो मुझे क्या पता ये किसका है, इसलिए मेरे सर पर थोपने की कोशिश मत करना और आइंदा मुझसे दोबारा राब्ता भी मत करना। अचानक ही मीर हादी का लहजा चट्टानों की तरह सख्त हुआ था। दूसरी तरफ इस लड़की के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। हादी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी खातिर मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया और आप कह रहे हैं। आधी बात छोड़कर ही वो बेबसी से रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ वक्त गुजारा। मैं तुम्हारे लिए मरा नहीं जा रहा था। आइंदा मुझसे राब्ता करने से पहले 1000 बार सोचना, वरना तुम्हारे वालिदैन तो बाद में, पहले मैं तुम्हारी जान लूँगा। चट्टानों जैसी सख्ती के साथ अपने लहजे में आग समोए वो एक एक लफ्ज़ कहता हुआ कॉल काट चुका था। इसका मूड जो पहले ही बेजार था, अब मज़ीद बेजार हो गया। उसने गुस्से से शराब से भरा हुआ गिलास दीवार पर पटक दिया। कामरान इसके गुस्से से वाकिफ था। इसका गुस्सा ऐसा था कि सारी दुनिया को तबाह कर सकता था। रिलैक्स यार, काम डाउन, तुम उसे भूल जाओ, मैं उसे खुद देख लूँगा। वो यकीना इस लड़की की बात कर रहा था। आज के बाद अगर इसने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की तो खुदा की कसम इसे वहाँ गाड़ूंगा जहाँ उसने सोचा भी नहीं होगा। इसके लहजे में इस लड़की के लिए जहर था। कामरान इसका कंधा पकड़े उसे काम डाउन कर रहा था कि कुछ देर के लिए वो कुछ सोचता रहा, फिर इसके जहन में एक आइडिया आया। अच्छा सुनो, मेरी कज़िन की शादी है, चलो वहाँ चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा और तुम मिडिल क्लास का हुस्न भी देख लोगे। कामरान की आंखों में शैतानी चमक थी। इसकी बात सुनते मीर हादी ने सवालिया आई बरूर चुकाई। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, फ़िलहाल मेरा मूड काफ़ी ख़राब है और तुम जानते हो जब मेरा मूड ख़राब हो तो फिर मैं कहीं ना ही जाऊं तो बेहतर है। इसने सख्ती से कामरान को तंबीह की। यार चलो तो सही, तुम्हारा मूड ना बेहतर हुआ तो मेरा नाम बदल देना। कामरान ने काफ़ी इसरार किया तो बालाखर मीर हादी मान ही गया। मीर हादी शहर के सियासतदान मीर सिकंदर का बेटा था, बिगड़ा हुआ रईसज़ादा, लोगों को जूते की नोक पर रखने वाला। सिगरेट, शराब नोशी और लड़कियों के साथ वक्त गुजारना इसके पसंदीदा मशागिल थे। इसे लगता था हर लड़की अपनी मर्जी से अपना जिस्म उसे पेश करती है, वो किसी को भी फोर्स नहीं करता था। और जो लड़कियां अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, फिर वो इसकी कैसे हो सकती हैं? सिर्फ एक रात से ज़्यादा किसी भी लड़की के साथ वो रह ही नहीं पाता था। इसका मूड बेजार हो जाता था। लड़कियां इसके लिए बिल्कुल लिबास की तरह थीं, हर रोज़ एक से बढ़कर एक। और वो था भी इतना हसीन कि लड़कियां इसकी मोहब्बत में खुद को तबाह करने के लिए तैयार हो जाती थीं। इसलिए मीर हादी को लगता था कि वो किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। हर लड़की अपनी मर्जी से उसे अपना जिस्म पेश करती है। इसने अब तक शादी नहीं की थी, इसकी उम्र 30 हो चुकी थी, लेकिन वही मसला, वो एक रात से ज़्यादा किसी लड़की के साथ रह ही नहीं पाता था। इसलिए शादी के नाम से भी भागता था। शादी का मतलब था कैद होकर रहना, जो वो होना नहीं चाहता था। सबा इसके सर पर खड़ी थी। यार सिर्फ 2 घंटों की तो बात है, हमने सिर्फ मिदी पर ही तो जाना है, अब मान भी जाओ ना। वो उसे प्यार से पचकार रही थी। सबा, तुम अच्छे से जानती हो मुमानी नहीं मानेगी, तुम जाओ। आयत ने सीधा इनकार कर दिया। तो मुमानी से परमिशन लेने की बात कौन कर रहा है, हम मामू से परमिशन लेंगे ना। सबा के पास तो जैसे हर मसले का हल था। आयत ने बेयकीनी से उसका चेहरा देखा, जिसकी आंखें चमक रही थीं। इसके पास तो हर मसले का हल होता था। अगले 10 मिनट बाद वो दोनों मामू के सामने खड़ी थीं। मामू, वो हमारी बचपन की दोस्त है और इसका घर भी 2 गलियों के फासले पर है। हम 2 घंटे से पहले आ जाएंगे, प्लीज़ आयत को जाने दें। सबा ने आजिज़ी से दरख्वास्त की, मगर मामू आयत का झुका सर देख रहे थे।
मुमानी भी खामोशी से एक साइड बैठी थीं। ठीक है चले जाओ, मामू ने इजाज़त दे दी। आयत के चेहरे पर नरम मुस्कुराहट थी और सबा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों वापस कमरे में भाग गईं। क्या ज़रूरत थी इजाज़त देने की? जवान बच्चियां ही, मुमानी ने मामू को मुखातिब किया। कुछ नहीं होता, जाने दो, बची है यही वक्त तो ज़िंदगी जीने का है, और मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। मामू ने गोया बात ही ख़त्म कर दी। मुमानी भी खामोश रह गईं। आधे घंटे बाद वो दोनों तैयार होकर अपनी दोस्त की मिदी के लिए घर से निकल चुकी थीं। वो कामरान के साथ इस मिडिल क्लास एरिया में आ चुका था और फ़िलहाल पार्किंग में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। जब कामरान उसके पास आया, किया हवा हादी, तुम्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा? वो हादी के चेहरे के बिगड़ते तासुरात देख सकता था। तुम तो कहते थे यहाँ का हुस्न आँखों को चंदी देता है, यहाँ आकर तो मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। वो यहाँ आकर भी बेजार था। घर में होते उसके बाप और मां के झगड़े जो सालों से चलते आ रहे थे, उसी चीज़ ने मीर हादी को ऐसा बना दिया था। जब जब उसके माँ बाप झगड़ते थे तब तब हादी का दिमाग खराब होता था। उसने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने बाप को मुंह को धोखा देते देखा था और वो माहौल उसे बहुत तकलीफ देता था। इसलिए वो कितने ही दिन घर ही नहीं जाता था, अपने फार्म हाउस पर ही रुक जाता था, क्योंकि उसके माँ बाप एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं थे, इसलिए वो शादी से भागता था। यार तुम एक बार देखो तो सही, एक से बढ़कर एक हुस्न देखने को मिलेगा। कामरान ने उसको हौसला दिया। वो बस नफ़ी में सर झटक कर रह गया। इसका मोबाइल बज उठा। इसने मोबाइल निकालकर देखा तो मां की कॉल आ रही थी। सिगरेट वहीं खनखटे हुए वो गाड़ी से उतरा और मोबाइल कान से लगाते हुए एक साइड चला गया। आज वो यहाँ आकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। चलो सबा वापस चलें, बहुत टाइम हो गया है। इसने संजीदगी से सबा को मुखातिब किया। रात के 9 बजे से ऊपर टाइम हो गया था। सबा भी जैसे चौंक कर होश में आई। चलो, वो दोनों फौरा अपनी दोस्त से मिलते हुए बाहर निकल आए। अभी उसने घर का गेट पार ही किया था जब सबा को याद आया, आयत मेरी शाल रह गई, रुको मैं वो के कर आई। सबा सर पर हाथ मारती अंदर चली गई। आयत वहीं एक साइड खड़ी थी, लेकिन वहां से मर्द बार बार अंदर बाहर आ जा रहे थे, इसलिए वो घर से निकल आई और घर के बाहर एक साइड खाली मैदान के पास चलते हुए वो कहीं खो सी गई। वो सोच रही थी क्या इसकी भी इस तरह शादी होगी, क्या वो भी दुल्हन बनेगी। ये सोचते हुए इसका ध्यान जमीन की तरफ था। कब वो सामने से आते वजूद से टकरा गई उसे अंदाज़ा ना हुआ। वो जो फ़ोन कॉल सुनकर वापस अपनी गाड़ी तक जा रहा था, नजरें ज़मीन पर टकाए वो मोबाइल में कुछ देख रहा था जब सामने से आते किसी वजूद से टकरा गया। इससे पहले आयत ज़मीन बोस होती, उसने जल्दी से आयत की कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचाया। वो बहुत मुश्किल से सीधी हुई और जैसे ही मीर हादी की नज़र आयत के चेहरे पर पड़ी, एक लम्हे के लिए सारी कायनात थम गई। वो फटी फटी निगाहों से आयत का चेहरा देख रहा था। गहरी काली आँखें, उन पर गिरी काली पलकों की झालर, इसका सफ़ेद दूधिया चेहरा, इसकी थोड़ी पर चमकती हुई रोशनी थी। जामुनी रंग की फ़राक पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके चेहरे पर मेकअप सिर्फ नाम का था, बहुत हल्का मेकअप कर रखा था। होंठों पर हल्की हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाए वो मीर हादी को ही देख रही थी। ना जाने इसके चेहरे में ऐसी क्या खास कशिश थी कि मीर हादी को अपनी सारी दुनिया रुकती हुई महसूस हुई। शायद ही उसने ज़िंदगी में उससे पहले इतनी हसीन लड़की देखी हो। ना जाने कितने मुल्क घूमा था उसने, आधी दुनिया देख रखी थी, लेकिन फिर भी ऐसा नूर उसने कहीं नहीं देखा था। इस लड़की के चेहरे पर कुछ था, कोई नूरानी कशिश जिसने एक ही लम्हे में मीर हादी को दीदा कर दिया। वो जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था, अचानक आयत होश में आई और उसने एक ही झटके से अपनी कमर हादी से आज़ाद करवाई और बदककर 2 कदम दूर हो गई। इसकी आंखों में अचानक ही गुस्सा आया था। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो दबे दबे गुस्से से चीखी थी और इसकी आवाज़ सुनता हादी तो जैसे बस गिरने के दर पे था। खूबसूरत आवाज़, ऐसा लगा जैसे चिड़ियों मैथा गीत सुना रही हैं। आयत इसे गुस्से से घूर रही थी। कितनी ही देर बाद वो होश में आया। मैंने सारी ज़िंदगी ऐसा हुस्न कहीं नहीं देखा। वो अजीब दिलकश लहजे में बोला कि आयत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ओह हेलो मिस्टर, अपनी ज़बान संभाल कर बात करो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उंगली उठाए उसने सख्त लहजे में हादी को बावर करवाया।
हादी को इसका ये गुस्सा करना ये अंदाज बहुत पसंद आया। वो जो उंगली उठाए खड़ी इसे वारन कर रही थी, अगले ही लम्हे हादी ने उसकी उंगली अपने हाथ की मुट्ठी में पकड़ ली। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक इट। हादी के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। शायद उसने सारी जिंदगी में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की जितनी उस वक्त कर रहा था, और आयत का चेहरा तो जिल्लत से सुर्ख पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाथ छोड़ो मेरा। वो चीख पड़ी तो हादी ने फौरा इसकी उंगली छोड़ दी। ओके ओके रलीकस। इसने दोनों हाथ उठाए जैसे माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा। तो मैं तुम्हारी मर्जी से छू लेता हूँ, कीमत बताओ एक रात की। वो इतने पुरसुकून लहजे में बात कर रहा था जैसे कोई चीज़ खरीद रहा हो, और आयत के दिमाग में धमाके होने लगे। इसका दिल चाहा वो उस शख्स का मुंह तोड़ दे। जितनी चाहो इतनी कीमत मिलेगी, बस एक मौका दो तुम्हारे हुस्न को खराज तहसीन पेश करने का। इसे खामोश देखकर हादी ने दोबारा अपनी बात जारी रखी, और इससे ज्यादा बर्दाश्त आयत में नहीं थी। इसका नाजुक हाथ उठा था और अगले ही लम्हे मीर हादी के चेहरे पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ गया, गोया हादी के सर पर आसमान फटा था। इसकी ऊँखी फटी की फटी रह गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कस्म की गंदी बकवास मुझसे करने की? तुम ने किया मुझे अपनी जागीर समझ रखा है? तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए रईसज़ादे सड़क पर चलती हर लड़की को अपनी जागीर समझ लेते हैं, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी कोई ज़रख़रीद गुलाम हूँ। वो सारे लिहाज तौरती हुई गुस्से से चीखी थी, और हादी का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। उसने एक ही लम्हे में आयत का मुंह दबोचा। इसके हाथ में इतनी सख्ती थी कि आयत को अपना चेहरा टूटता हुआ महसूस हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आज तक मुझ पर मेरे वालिदैन ने हाथ नहीं उठाया, और तुमने मीर हादी पर हाथ उठाया। तुम्हें इसकी सज़ा बहुत भयानक मिलेगी। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था, तुम्हें प्यार से टरट कर रहा था, लेकिन अब तुम देखने तुम्हारे साथ क्या हाल करता हूँ। तुम्हारी जिंदगी जहन्नम ना बनाती तो मेरा नाम भी मीर हादी खान नहीं। एक झटके में इसके कानों में जहर अंडेलते हुए उसने आयत को धक्का दिया, और आयत सीधी ज़मीन बोस हुई, और अगले ही पल वो वहाँ से चला गया। जानता था अगर मज़ीद यहाँ खड़ा रहा तो इस लड़की की जान ले लेगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था आज ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसे ठुकराया। किसी लड़की ने इसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। आज तक हर लड़की इसकी एक पुकार पर पिघलती हुई इसके कदमों में गिर जाती थी, और इस लड़की ने तो मीर हादी की अना पर वार किया था। वो गाड़ी में बैठा, मोबाइल निकाला और फौरा कामरान को कॉल मिलाई। कॉल मिलाते साथ वो गाड़ी सड़क पर डाल चुका था। जैसे ही कामरान ने फ़ोन उठाया वो बना इसकी बात सुने अपनी बात करनी शुरू कर चुका था। तुम्हारी कज़न की मेदीमी जामुनी फ़राक में एक लड़की आई थी। मुझे कल शाम से पहले तक इस लड़की के बारे में हर एक डिटेल चाहिए। इसका नाम, नंबर, पता, उम्र, रहाइश, हर एक चीज़। और कामरान याद रखना 24 घंटे से पहले अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हें ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। वो इतने गुस्से में था कि कामरान की रूह कपा उठी। वो हादी के बिगड़े तेवरों से अंदाज़ा लगा चुका था किसी ने फिर हादी खान की बेइज्जती करने की गुस्ताखी कर दी है। तुम जो कोई भी हो, अब तुम मीर हादी खान के कहर से डरो। तुम्हें तब तक तड़पाऊंगा जब तक तुम्हारे जिस्म से जान नहीं निकाल देता। गुस्से से उसने मुक्का स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। उसके जिस्म में आग लगी हुई थी। आयत का नाजुक सरापा इसकी आंखों के सामने बार बार लहरा रहा था। आयत अपनी हैरानी काबू करती हुई ज़मीन से उठी तो वो गायब हो चुका था। इतने में सबा आई। उसने बहुत मुश्किल से अपना लहजा काबू किया। सबा को कुछ भी नहीं बताया। वो दोनों घर आ गई, लेकिन घर आने के बाद भी आयत बहुत ज़्यादा खौफज़दा रही थी। ना जाने क्यों इसकी आंखों के सामने से हादी की वो कानच जैसी सब्ज़ आँखें जा ही नहीं रही थी। इन आँखों में इतना गुस्सा और कहर था कि आयत की रूह कपा उठी थी। वो घर आया, सारी रात शराब पीता रहा, सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा, लेकिन एक पल के लिए भी आयत का चेहरा आंखों के सामने से नहीं हटा। ना जाने इसके चेहरे में ऐसा क्या खास था कि मीर हादी का दिमाग घूम गया था। इस एक नज़र ने ही मीर हादी की दुनिया तबाह कर दी थी। वो सारी रात सीना मुसलता रहा, लेकिन बेसुकूनी बढ़ती जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ कामरान ने बहुत मुश्किलों से ये पता चलाया कि इसकी कज़न की मिदी पर कौन सी लड़की जामुनी फ़राक पहनकर आई थी, और उस की छोटी बहन ने बताया कि जामुनी फ़राक आयत ने पहन रखी थी। कामरान जानता था अगर इसने मीर हादी का काम नहीं किया तो वो उसे वाकई ज़मीन में जिंदा गाड़ देगा, इसलिए उसने 24 घंटे से पहले सारी इन्फॉर्मेशन मीर हादी के हाथों में दे दी।
उसका नाम आयत है। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। उम्र 20 साल है। अपने मामू के घर पे रहती है। सिवाय मामू के आगे पीछे कोई नहीं है। मामू गरीब आदमी है, इसलिए सिर्फ इंटर करवा सके। इसके बाद घर में ही होती है। काफ़ी अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। किसी कस्म की कोई भी बुराई नहीं है। कामरान इसके सामने बैठा उसे सारी बात बता रहा था और मीर हादी किसी गहरी सोच में गुम था। यार एक बात तो बताओ, अगर लड़की तुम्हें अपने करीब ना आने दे तो क्या करना चाहिए? इसके अजीब सवाल पर कामरान हैरान हुआ। इसकी मुंह मांगी कीमत दे दो बस। कामरान के पास तो जैसे हर बात का चटकीम में हल निकल आया, मगर मीर हादी के चेहरे की छाई संजीदगी कुछ और ही कहानी बता रही थी। लेकिन अगर वो लड़की फिर भी ना माने तो? वो इतनी ज्यादा बेचैनी का शिकार था। जिंदगी में पहली बार कामरान ने उसे इस तरह से उलझाते हुए देखा था। वरना तो वो दोनों काफ़ी सालों से जगरी यार थे। कामरान थोड़ा गरीब था, लेकिन फिर भी मीर हादी के लिए वो बहुत खास था। तो इसका एक ही हल है। अचानक कामरान के दिमाग में कोई ख्याल आया और हादी फौरा सीधा हो कर बैठा। कैसा हल? इसके लहजे में बेकरारी थी। निकाह कर लो। वो लड़कियां जो बहुत ज्यादा सिंसियर होती हैं, इनको पाने का हल शादी है। कामरान की बात पर जैसे मीर हादी का हलक तक जल गया। कभी भी नहीं। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। देखो, शादी कर लो, कुछ अरसे के लिए साथ रखना, फिर छोड़ देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कामरान के दिमाग में जैसे हर कस्म का हल था और इस बार मीर हादी वाकई इंप्रेस हुए बना नहीं रह सका। वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। तो चलो मसायद, फिर तैयार हो जाओ। इस बिगड़े हुए रईसजादे की बीवी बनने के लिए तुम्हारी रातें तो रातें दिन भी हराम ना किए तो मेरा नाम मीर हादी नहीं। इसकी आंखों से इस वक्त नफरत उगल रही थी। वो उस वक्त मीर हाउस दाखिल हो रहा था। वो लावंच में दाखिल हुआ तो खुशकिस्मती थी कि इसके दोनों वालिदैन यही मौजूद थे। उनके पास आया और संजीदगी से इन्हें मुखातिब किया। बाबा, मैं शादी करना चाहता हूँ। लड़की पसंद कर चुका हूँ, बस आप जल्दी से मेरा रिश्ता लेकर चलें। वो काफ़ी संजीदा था। इसकी बात सुनते दोनों माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई। अरे वाह, बताओ कौन है लड़की? उसकी मुँह ने फौरा पूछा। ऐसे नहीं, आप लोग चलें, फिर ही दिखाऊंगा। बल्कि एक काम करें, अभी चलें। इसके वालिदैन हैरान हो रहे थे। आखिर उसे इतनी बेचैनी और बेकरारी किस बात की थी? इसने इन्हें एक बात भी नहीं बताई, बस ज़बरदस्ती इन्हें तैयार किए अपने साथ आयत के घर की तरफ लेकर चल पड़ा। मामू और मुमानी लाउंज में बैठे हुए एलसीडी देख रहे थे और वो किचन में चाय बना रही थी। इसके पास ही जीनत खड़ी रोटियां पका रही थी और फातिमा बर्तन धो रही थी। इतने में मैन दरवाजे की घंटी बजी। वो तीनों हैरान हुई। बल्ला, रात के इसका कौन आ गया? मगरिब ढल चुकी थी। मामू उठे और दरवाज़ा खोला और सामने ही अनजान लोगों को देखकर हैरान रह गए। मीर सिकंदर साहब का चेहरा तो गुस्से से लाल हो रहा था। वो ना जाने इन्हीं कहाँ ले आया था। इतनी तंग गलियां जिनमें गाड़ी भी नहीं जा पा रही थी, वो गाड़ी गली की नक्कर पर ही छोड़कर पैदल आगे आए थे। जी आप लोग? मामू ने हैरानी से पूछा। हम आपसे ही मिलने आए हैं, क्या अंदर चलकर बात हो सकती है? मीर हादी ने इन्हें मुखातिब किया तो मामू ने उलझाते हुए इस बात में सर हिलाया और इन्हें अंदर ले आए। वो सारे लावंच में बैठ चुके थे। जी कहिए, आप किस मकसद के लिए आए हैं? मामू देख सकते थे वो काफ़ी अमीर लोग नजर आ रहे थे। अंकल, मैं साफ और सीधी बात करूंगा। आपकी भांजी आयत मुझे पसंद है, इससे शादी करना चाहता हूँ। किसी कस्म का कोई जहीज नहीं चाहिए, हमारी कोई डिमांड नहीं है, बस आपकी बेटी चाहिए। मीर हादी की इतनी साफ गोई पर मामू का सन सटक गया और मुमानी के सर पर जैसे आसमान फटा था। उनके संजीदा चेहरे देखकर भी मीर हादी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। प्लीज़ अंकल, मैं बहुत मान से आया हूँ, मुझे उम्मीद है आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। वो जानता था हालात की नज़ाकत यही है कि फ़िलहाल उसे रिक्वेस्ट करनी पड़े। मुमानी के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमायां हुए। इन्होंने एक ही लम्हे में आयत को आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। आयत आयत, उससे पहले मामू उसे रोकता वो घबरा कर भागती हुई किचन से बाहर निकली। सादी सी पीच कलर की शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहन रखा था। काला ही दोपट्टा गले में झूल रहा था। इसके गहरे भूरे बाल चटी की सूरत कमर पर बखड़े पड़े थे। जी मुमानी, किया हुआ? वो जो अपने ध्यान में लावंच में दाखिल हुई थी, इसकी नज़र जैसे ही मीर हादी पर पड़ी, चेहरे का सारा खून नचड़ गया। सर पर आसमान बहुत जोरों से फटा था। इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। वो शख्स इसके घर तक पहुंच गया तो क्या वो अपने थप्पड़ का बदला इस तरह लेगा? मीर हादी की आंखों में खास चमक थी।
होंठों पर मुस्कुराहट थी। इसकी मुस्कुराहट में कुछ था कि आयत की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा हुई। मीर हादी से होती नज़र मामू के चेहरे तक गई। उनकी आंखों में मान टूट जाने की तकलीफ थी और आयत को लगा जैसे किसी ने इसका कलीजा मुट्ठी में दबोच लिया है। ये किया कह रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं, क्या तुम जानती थी इस बारे में? मुमानी ने सख्त लहजे में सवाल पूछा और आयत के सर पर एक बार फिर आसमान फट गया। खुदा की कसम मुमानी, मुझे तो कुछ नहीं पता। इसने फौरा अपनी सफाई दी थी। ठीक है, तुम जाओ, मामू ने फौरा हाथ के इशारे से जाने के लिए कह दिया। वो बना कोई दूसरी नज़र उन सब पर डाले बाहर निकल गई, वापस कमरे में चली गई। चेहरा सारा आंसू से भीग गया था। ना जाने इस अमीरजादे ने उसके मामू से किया कह दिया कि मामू की आंखों में तकलीफ थी। ठीक है, हम लोग आपको मशवरा करके बताएंगे। मामू ने फ़िलहाल बात ख़त्म करनी ज़रूरी समझी, लेकिन मीर हादी की मुस्कुराहट सिमट गई थी। अंकल प्लीज़ आप अभी जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं निकाह जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ। मीर हादी की साफगोई पर मामू मज़ीद परेशान हो गए। मुमानी के दिमाग में ना जाने क्या आया। इन्होंने देखा वो काफ़ी अमीर लोग थे। कुछ सोचते हुए मुमानी की आँखें चमकी। वैसे मेरी भी 2 बेटियां हैं। इससे पहले वो अगली बात करती मीर हादी की आँखें सर्द हुईं। आंटी, बेहतर है हम आयत की बात करें। वो काफ़ी सर्द लहजे में बोला कि मुमानी एकदम खामोश हो गई। सिकंदर साहब और उनकी बीवी तो बस खामोशी से सारी बातें सुन रहे थे। वो तो जैसे इन्हें यहाँ लाकर भूल ही गया था। ठीक है, मुझे मंजूर है, मामू ने कुछ सोचते हुए फैसला कर लिया और मीर हादी के दिल में जैसे ठंडक उतर गई थी। ठीक है, तो फिर उसी जुमे को निकाह होगा, इसने फैसला सुना दिया। किया सिर्फ 2 दिन बाद। मामू को तो हैरत का शदीद सदमा लगा। मैं कह चुका हूँ, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप समझ क्यों नहीं रहे? बस नहीं रह सकता मैं आपकी बेटी के बिना। वो अचानक ही आंखों में एक अजीब सी चमक लिया बोला था कि मामू खामोश होकर रह गए। कुछ देर के बाद वो लोग चले गए। आयत बेबसी से कमरे में चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी वहाँ क्या बातें हुई होगी। कमरे का दरवाज़ा खिला। इसकी नज़रें बेसाख्ता दरवाजे तक गईं। दरवाजे की दहलीज पर मामूर खड़े थे। उनके चेहरे पर छाई संजीदगी आयत को किसी अनहोनी का पता दे रही थी। वो कमरे में दाखिल हुए, इसके सामने आए, फिर उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई। मामू इसके सामने बैठे। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है, कल अपनी मुमानी के साथ जाकर बाजार से निकाह का जोड़ा ले आना। वो संजीदा थे और आयत को लगा जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में दबोच लिया है। मामू हैरत और गम में डूबी आवाज़ निकली। मुझे उम्मीद है तुम मेरा सर शर्म से नहीं झुकाओगी। इन्होंने सिर्फ एक फ़िक्रा अदा किया और आयत पत्थर हो गई। वो कमरे से बाहर निकल चुके थे और आयत के दिमाग में धमाके हो रहे थे। यकीना मीर हादी का कॉन्फिडेंस लेवल मामू हो गया। यकीन दिला चुका था कि आयत ने ही उसे ये हौसला दिया था। वो 2 दिन किस तरह कंटों पर जलते हुए गुजारा थे वही जानती थी। मुमानी को तो जिस तरह उसे तना देने का एक नया मौका मिल गया। वाह भाई वाह, इतना अमीर ज़्यादा फानस लियामी तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शरीफ समझती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी तेज़ निकलोगी। वो खामोशी से आंसू अपने हलक में उतारती रह गई। वो क्या कहती, इसके साथ किस्मत ने कैसा अजीब मजाक किया था। वो सारी ज़िंदगी यही ख्वाहिश लिए आई थी कि काश इसकी ज़िंदगी में एक सुलझा हुआ एक नेक मर्द हो, लेकिन एक अमीर बिगड़ा हुआ रईस, ज़्यादा शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, लड़कियों के साथ रातें रंगीन करने वाला। ये तो उसके वहम व गुमान में भी नहीं था। उससे अच्छा था कि वो ताया के बेटी शादी ना कर लेती अगर उसे उसी तरह के शख्स से शादी करनी होती। मामू ने इसके हाथ पांव इस तरह बांध दिए थे कि वो उनसे अब फरियाद भी नहीं कर पाई। वो उनके एहसान वाव तले दबी हुई थी। वो क्या ही फरियाद करती। 2 दिन गुजर गए थे। जुमा का दिन आ गया। सादगी से निकाह किया गया और दिल पर किस कदर पत्थर रखकर आयत ने निकाह किया था वही जानती थी। मामू ने इसके सर पर हाथ रखा और वो अपने आंसू काबू करती हुई उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर रुखसत हो गई। यह किस्मत ने इसके साथ कैसा मजाक किया था कि अमीर शख्स को यह हक मिल जाता है कि वो गरीबों की इज्जत और जिंदगियों के साथ खेलें। इसने सादा सा गोल्डन और वाइट कलर का फराक पहन रखा था। चेहरे पर मेकअप नाम का भी नहीं किया था और मीर हादी तो जैसे अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। उनकी गाड़ी मीर हाउस पहुंच चुकी थी। उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया। वो मुलाजिमा के साथ सीढ़ियाँ चढ़ती हुई खामोशी से मीर हादी के कमरे में चली गई। पीछे उसके माँ बाप अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे। ये उसने किया कर दिया। हम तो समझे थे काफ़ी अमीर लड़की को लाएगा, लेकिन उसने तो
उसकी माँ बस बुड़बड़ा कर रह गई। फिक्र मत करो, ये सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, तुम अपने बेटे को जानती नहीं हो, लड़कियों बदलना इसके लिए तो लिबास बदलने जैसा है। मीर सिकंदर के लहजे में उस वक्त बहुत गुरूर था, संजीदगी से कहते हुए। वो अपने कमरे में गायब हो गए। वो जानते थे कि इस टाइप की लड़कियों कम से कम मीर हादी के साथ सारी जिंदगी रहना नामुमकिन सी बात है। वो भी बसी से बेड के किनारे पर टपकी हुई थी, आंखों के सामने अपनी जिंदगी की एक एक तकलीफ घूम रही थी। या खुदा बस कर दे, आखिर मेरी कितनी आजमाइशें बाकी हैं, या खुदा मुझे हिम्मत या सब्र दे दे या फिर मौत दे दे। वो दोनों हाथ फैलाती दुआ कर रही थी, चेहरा सारा आंसू से भीग चुका था। जब दरवाज़ा खिला और वो दाखिल हुआ और आयत का दिल चाहा ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। वो दरवाज़ा लॉक किए उसकी तरफ पलटा और कदम कदम चलता हुआ इसके पास आया। आयत का सारा जिस्म डर और खौफ से कपकपाना शुरू हो गया। इस के बहुत पास आ चुका था, इतना कि इसके पास बेड पर झुका वो जो सुकड़ी समटी बैठी थी, एक ही लम्हे में इसका चेहरा मीर हादी के हाथ में आ चुका था। थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे, आज तक जिंदगी में कभी किसी ने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की। अब ये थप्पड़ तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा ये तुम जानोगी। इसके कान के पास झपटा हुआ गराया था। मैंने तो तुम्हें पहले ही ऑफर की थी, अगर मान जाती तो सिर्फ एक रात के बाद तुम्हें भूल जाता, लेकिन मेरी ऑफर ठुकरा कर तुमने अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल ली। देख लो, तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने निकाह कर लिया और अब तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाओगी। फिक्र मत करो, सिर्फ एक रात, अगली सुबह तुम्हें तलाक दे कर यहाँ से धक्के मारकर निकालूंगा, यही तुम्हारी सज़ा है। थप्पड़ मारा था मुझे, इस थप्पड़ की सज़ा सारी जिंदगी तुम भुगतती रहोगी। इसके लफ्ज़ों में इतनी काट थी कि आयत का दिल दहल रहा था, इसके कानों में जहरा नडील रहा था। बहुत हिम्मत करते आयत ने कुछ कहना चाहा। तुम मर्द सिर्फ औरत को अपनी जागीर समझ सकते हो, तुम अभी तक नहीं समझ सके कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें निकाह जैसे पाक रिश्ते से होकर गुजरना पड़ा। खुदा ने मुझे तुमसे ज़्यादा मुतबिर बनाया है मीर हादी खान। मैं इन दो टिके की लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो अपने जिस्म नामहरमों को पेश कर देती हैं। अगर तुम इतने ही तीसमार खान होते तो बना निकाह के मुझे हाथ लगा कर दिखाते तो तुम्हारे हाथ तोड़ देती। वो सारे डर और खौफ को पसपुश डालती हुई गुस्से से चीखी थी और इसकी ये बात मीर हादी का खून खोला गई। उसने एक ही झटके से आयत का मुंह छोड़ा और दूसरे ही लम्हे इस का हाथ उठा था और आयत का चेहरा लाल कर गया। थप्पड़ इसका जोर का था, आयत का होंठ फट गया। अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी, कहूँ है बहुत शौक है तुम्हें मेरी मर्दांगी देखने का, तो आज तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा। इस का चेहरा दोबारा दबोचते हुए वो इसके चेहरे पर गिराया था। आयत का दिल तेजी से घबरा रहा था। वो खुदा से दुआ कर रही थी, या अल्लाह पाक मुझे मौत दे दे, लेकिन उस शख्स के साथ कभी भी नहीं। तुम जैसे मर्द सिर्फ उस के पुजारी होते हैं। औरत को हासिल करना तो बस अपनी अना की तस्कीन है। वो बहुत मुश्किलों से एक फ़िक्रा अदा कर पाई और बस इससे ज़्यादा हादी की बर्दाश्त नहीं थी। उसने दोबारा आयत का मुंह दबोचा, दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियां उलझाई और अगले ही पल वो इसके होंठों पर झुका था। अपनी सारी वहशत वो इसके अंदर अनडील रहा था और इसकी पकड़ में बिन पानी मछली की तरह तड़पती रह गई, लेकिन वो इसकी हालत पर रहम खाने के मूड में तो था ही नहीं। आयत ने पूरी कोशिश की इससे अपना आप आज़ाद करवा सके, लेकिन वो उसे इस तरह अपने शिकंजे में ले चुका था कि आयत हार गई। उसे लगा आज वो बेआबरू हो चुकी है। उसने पूरी शिद्दत से अपने नाखून हादी के गले और गर्दन पर मारने की कोशिश की और इसके बदले में हादी ने उसे पूरी पूरी सज़ा दी। वो ससकती रह गई, लेकिन हादी को इस पर तरस नहीं आया। अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। दिन के 11 बजे का वक्त था। वो बहुत मुश्किल से अपना दर्द से चोर जिस्म संभालती हुई उठी और वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। आधे घंटे बाद वो फरश होती बाहर निकली तो कमरे में ही बेड पर टेक लगाए मीर हादी साहब बैठे हुए थे। आयत की आंखों की सुर्खी में लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा था। इससे पहले वो सोफे तक जाकर बैठती, मीर हादी एक लम्हे से पहले बेड से उठा और अगले ही लम्हे उसे अपने हसार में ले चुका था। आयत को अपने आप से नफरत महसूस हो रही थी। छोड़ो मुझे, इसके हसार में बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगी। लेकिन मीर हादी कहाँ इसकी सुन रहा था। कसम से इस भीगे सरापा में बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो इसके कान में सरगोशी कर रहा था और आयत का दिल चाह रहा था अपनी जान ले ले।
तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, तुम्हारी हुस पूरी हो गई, अब जान छोड़ो, मेरी तलाक दो मुझे ताकि मैं यहाँ से दफ़ा हो जाऊँ। वो अचानक ही गुस्से में आती चीखी थी और मीर हादी के चेहरे की मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। उसने एक ही लम्हे में आयत के बालों में उंगलियां उलझाई और दूसरा हाथ इसकी कमर के गिर्द था। तुम्हें बहुत शौक तलाक लेने का? मीर हादी के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं सारी जिंदगी तलाक याफ्ता रहूंगी मगर तुम्हारे साथ मजीद एक पल भी नहीं रहूंगी। आयत के लहजे में तकलीफ और नफरत थी जिसने मीर हादी के गुस्से को हवा दे दी। अच्छा ऐसी बात है तो फिर सारी जिंदगी तुम उसी घर में रहोगी, सारी जिंदगी तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी। मैं देखता हूँ कैसे मुझसे अलग होने का तसव्वुर करती हो। नहीं दे रहा तलाक, जो करना है कर लो। गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाते हुए वो दोबारा इसके होंठों पर झुका था। कितनी ही मुश्किल से आयत ने इसके सीने पर मक्के मारते उसे खुद से दूर किया। तुम्हारा तो एक ही रात में दिल भर जाता है, अब छोड़ो मेरी जान। वो तकलीफ की ज़ियादती से तड़पती हुई चीखी थी, आंसू इसकी आंखों से बहने लगे थे। मीर हादी ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वो इससे दूर भी नहीं जा पा रही थी। हाँ ठीक कहा, मैं तो एक ही रात में लड़कियों से बेजार हो जाता हूँ, लेकिन ना जाने तुम्हें ऐसी क्या बात है कि दिल चाहता है तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर ना करूं। वो इसके गले पर झुका था और आयत का दिल चाहा वो ज़मीन के अंदर तक धंस जाए। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था उसे ऐसा शख्स मिलेगा जो अपनी रातें ना जाने कितनी लड़कियों के साथ रंगीन कर चुका होगा। इसके गले पर अपनी शिद्दत निछावर करता हुआ उसे ससकने पर मजबूर कर रहा था। कमरे के ख्वाबनाक माहौल में मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी तो जाकर उसने आयत की जान बख्शी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे थप्पड़ मारकर, अब उसका खमियाजा तुम्हें सारी जिंदगी भुगतना होगा। तैयार रहना हर रात वही अजियत बर्दाश्त करने के लिए जो तुम कल रात से करती आई हो। अचानक ही गुस्से में आया था इसे बेड पर धक्का देते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया और आयत बेबसी से बेड पर गिरी, फूट फूट कर रो पड़ी थी। ये कहाँ फंस गई वो नहीं जानती थी इसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। क्यों मीर हादी ने उसकी जिंदगी जहन्नम बना दी। 4 दिन पहले तक इसकी जिंदगी में सुकून था, लेकिन 4 दिनों में वो अपना सब कुछ हार गई, मामू की नज़रों से गिर गई। अब कभी वापस वो इस घर में नहीं जा सकती थी। जो शख्स शौहर बना उसे यही नहीं पता था बीवी से मुखातिब किस तरह हुआ जाता है। बस अब सारी जिंदगी इसकी कंठों की सींच पर ही कटनी थी। रात को वो शराब पीकर आया था, इसके मुंह से इतनी समील आ रही थी कि आयत का दिल खराब होने लगा, लेकिन इसने फिर भी आयत की हालत पर रहम नहीं किया। ज़बरदस्ती एक बार फिर उसे अपने करीब करते जैसे अपनी मलकियत दिखाना चाहता था कि देख लो, अब तो तुम्हारे वजूद पर हक रखता हूँ पूरा पूरा। फिर तो ये रोज़ ही होने लगा। सारा दिन वो ना जाने कितनी बार सिगरेट और शराब पीता और हर रात को आयत की जान मुश्किल में होती। उनके निकाह को 20 दिन गुजर चुके थे और उन 20 दिनों में आयत ने इससे बात करना ही छोड़ दी थी। वो बेजान कठपुतली की तरह बस इसके इशारों पर नाचती जा रही थी। उसे अपने साथ लिए मरी आया हुआ था। उसका कहना था कि शादी हुई है, हमें घूमना चाहिए। वो दोनों होटल के कमरे में दाखिल हो रहे थे। उसने मजबूती से आयत का बाजू पकड़ रखा था। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, क्यों यहाँ लेकर आए हो? आयत चीखती हुई अपना आप इससे आज़ाद करवा रही थी। ओहो मेरी जान, तुम समझती नहीं हो, घर में तो 100 मुलाजिमीन और मेरे माँ बाप हैं। वो हमें हर वक्त डिस्टर्ब करते रहते हैं। यहाँ पर मैं पूरे सुकून से और फुर्सत से तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकता हूँ, इसलिए यहाँ लाया हूँ। हादी की बात सुनते आयत का दिल चाहा इसका मुंह तोड़ दे। खुदा के कहर से डर इब्न आदम, तुम्हें आखिरत में हिसाब देना होगा। मीर हादी खान याद रखना, वो बेबसी से चलाई थी। लो उन सब में कैसा कहर, तुम मेरी बीवी हो, तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम्हें यही मसला था ना कि तुम किसी को गैर मर्द होते करीब नहीं आने देती तो अच्छी बात है, लेकिन अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जब जब चाहूँगा तुम्हारे करीब आऊँगा और तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं सकती। तंजिया मुस्कुराहट के संग कहते हुए वो एक बार फिर आयत के कानों में जहर अनडील रहा था। चलो मैं खाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम फरेश हो जाओ, काफ़ी थक गई होगी, सफ़र ने थका दिया होगा। नरमी से उसका गाल थपथपाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया और आयत वहीं बेड पर गिरी बेबसी का
ढेर होती रोती रह गई। पूरे 5 मिनट वो रो रो कर अपना गुबार बाहर निकालती रही। फिर ना जाने इसके दिमाग में क्या आया, उसने यहाँ से भागने का सोचा। वो कम से कम उस शख्स के साथ मजीद नहीं रह सकती थी। हाँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना ये शख्स तो वैसे ही मुझे तबाह कर चुका है, इससे ज़्यादा मैं इसके साथ नहीं रह सकती। वो दरवाजे तक आई, दरवाज़ा खोला। शक्र था कि वो बाहर से लॉक लगा कर नहीं गया था। वो अपना चेहरा बड़ी सी चादर में छुपाकर जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागी थी और फिर अगले 5 मिनट बाद वो होटल से बाहर निकल चुकी थी। वो सड़क पर अंधाधुंध भाग रही थी। इसका दिल चाह रहा था अभी कोई गाड़ी आए और उसे कुचलती हुई चली जाए। वो मजीद रहना ही नहीं चाहती थी। कम से कम वो मामू के घर वापस नहीं जा सकती थी। उसने मामू की आंखों में टूटा हुआ एतबार देखा था। इस मीर हादी ने उसकी जिंदगी तबाह व बर्बाद कर दी थी। वो सड़क पर चलती जा रही थी जब अचानक ही इसके सामने एक कार आकर रुकी। आयत खाली खाली निगाहों से कार को देख रही थी, लेकिन फिर कार से बाहर निकलने वाली हस्ती को देखकर आयत का सांस रुक गया है। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और आयत अपने कदम पीछे ले रही थी। उसके बहुत पास आ चुका था। वाह आयत, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे यह मरी में सामना हो जाएगा। ये इसके ताया का बेटा था जिसने कुछ दिन पहले सड़क पर चलती हुई आयत को धमकी दी थी, खबरदार अगर मेरे करीब आए दूर रहो। आयत पीछे कदम ले रही थी। ओहू, किया हो गया है, मैं कौन सा तुम्हें खा रहा हूँ। वैसे तुम्हारे मामू कहीं नजर नहीं आ रहे कहाँ ही। वो आसपास देखते हुए जैसे आयत की बेबसी का तमाशा बना रहा था। वो आयत की तरफ बढ़ने लगा और आयत अपने कदम पीछे ले रही थी, लेकिन वो एक है जसद में इस तक पहुंच चुका था। तुम्हें प्यार से कहा था सारी दौलत हमारे नाम लगा दो, लेकिन तुम पर तो अपना हक लेने का भूत सवार था। आज चलो फिर तुमसे तमाम हकूक़ पर तफसील से बात कर ली जाए। इसने सख्ती से कहते हुए आयत का बाजू पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अपनी कार तक ले जाने लगा। आयत ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। उसे लग रहा था वो आसमान से गिरी और खजूर में अटक चुकी है। उसके ताया का बेटा तो मीर हादी से भी ज्यादा गया गुजरा था। वो कम से कम उस शख्स के साथ कहीं नहीं जा सकती थी। वो अपना बाजू आज़ाद करवा रही थी, उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है जब आयत ने पूरी ताकत से इसके हाथ पर दंत गाड़े और उससे पहले वो दूर होकर भागती। उसने आयत को बालों से पकड़ा और अपनी गाड़ी के बोनट पर आयत का सर दे मारा। इसका सर इतनी जोर से गाड़ी में लगा कि सर से खून की पतली सी लहर बहती हुई चेहरे से होती कान तक पहुंच गई। आयत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसने सीधी होने की कोशिश की, लेकिन वो देख सकती थी कि इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। सारी दुनिया गोल गोल घूम रही है और इसके बाद वो होश व हवस से बेगाना होती गिरी। गिरने से पहले उसने महसूस किया वो किसी की बाहों में थी। कोई उसके चेहरे पर झुका, इसका गाल थपथपा रहा था। इसके बाद किया हुआ कुछ याद नहीं। वो होश व हवस से बेगाना हो गई। हादी जब वापस कमरे में आया तो खाली कमरा देखकर इसका दिमाग बग से उड़ा। वो फौरन नीचे पहुंचा। रिसेप्शन पहुंचकर वो काफ़ी गुस्से से उन पर गरजा और फौरा होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसने देखा आयत होटल से बाहर निकल गई थी। उसे आयत पर काफ़ी गुस्सा आया। दिल चाह रहा था इस लड़की का मुंह तोड़ दे, मतलब होटल से ही भाग गई। वो फौरा अपनी गाड़ी में बैठता हुआ इस सिमत निकला जिस सिमत उसने आयत को जाते देखा था, और जब तक वो आयत के पास पहुंचा और गाड़ी से निकला तब तक उसने देखा कोई लड़का ज़बरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। फिर इस लड़के ने गुस्से से आयत का सर गाड़ी के बोनट पर दे मारा और उससे पहले आयत बेहोश होकर गिरती वो फौरा इस तक पहुंचा था और वो इसकी बाहों में ही झूल गई। आयत, आयत, आंखें खोलो। इसके सर से निकलता खून देखकर जैसे किसी ने मीर हादी की सांसें रोक दी थीं। वो पागलों की तरह चीख रहा था, लेकिन वो होश व हवस से बेगाना हो गई थी। वो एक झटके से सीधा हुआ, बेयकीनी से इस लड़के को देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? इसकी बाहों में आयत थी। दूसरे हाथ से उसने पूरी ताकत से इस लड़के का सर पकड़ते हुए उसी तरह गाड़ी के बोनट पर दी मारा जिस तरह उसने आयत का मारा था। एक हाथ इसका आयत की कमर के गर्द था और दूसरा हाथ इस लड़के का सर फोड़ चुका था। इसके बाद वो अपना गुस्सा काबू करता हुआ आयत को बाहों में उठाए गाड़ी तक आया। उसे गाड़ी में बिठाकर फौरा गाड़ी हो हॉस्पिटल की जानिब मोड़ी। वो उसे आधे घंटे से पहले पहले हॉस्पिटल ला चुका था। अंदर डॉक्टर इसका चेकअप कर रही थी और बाहर वो तकलीफ अंदर ही अंदर दबाता राहदारी में चक्कर काट रहा था। ना जाने किया उन 20-25 दिनों में इस लड़की ने अपना
जादू ही कर दिया था कि वो इस लड़की के बिना एक पल भी रहने का तसव्वुर नहीं कर पाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा था। इसका हाल किसी अधमरे शख्स जैसा हो गया। सिगरेट पीना और शराब पीना वो बहुत कम कर चुका था, लेकिन आयत से निकाह के बाद उसने किसी लड़की को आंख उठाकर देखा भी नहीं था। लेकिन आयत को यही कहता था कि वो आज भी किसी नई लड़की के साथ अपना वक्त गुजार कर आया है, क्योंकि आयत को तकलीफ देता था। आखिर आयत ने उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन आज उसे लग रहा था इसका सारा गुरूर पाश पाश हो गया है। तुझे इश्क हो, खुदा करे कोई तुझको इससे जुदा करे, तेरे लब हर वक्त दुआ करें, तो उसे तस्बीह में पढ़ा करे। इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि उसे वाकई इश्क हो गया है। अनहुस और जिद किस वक्त इश्क में बदली पता ही नहीं चला। वो मीर हादी जो एक लड़की को कुछ घंटों के बाद देखना भी गवारा नहीं करता था, वो आयत से पिछले 25 दिनों से इश्क कर रहा था। आयत के इसकी ज़िंदगी में आने के बाद तो जैसे वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। कामरान के साथ बैठना छोड़ दिया था, बस अकेला बैठा रहता और हर रात घर आता और अपने कमरे में रात गुजारता। सिर्फ आयत की वजह से इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई थी। वो अपनी सोचों में उलझा हुआ था। जब दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकली, वो बेताबी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है? इसके लहजे में उस वक्त सिर्फ आयत के लिए मोहब्बत थी। यस, शी इज़ टोटली फाइन, बस सर पर लगी चोट की वजह से वो बेहोश हो गई थी। बट फिक्र की बात नहीं है, चोट बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है और इस हालत में आपको अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। शी इज़ एक्सटिंग, वो काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर उसी तरह चलता रहा तो बच्चे के साथ साथ उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर क्या कह रही थी? हादी कहाँ सुन रहा था। इसके दिमाग में तो धमाके हो रहे थे। बच्चा, इसके होंठ बना आवाज़ के हल है। आप उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें, इन्हीं कुछ देर तक होश आ जाएगा, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर अपनी बात पूरी करती हुई जा चुकी थी, लेकिन हादी का सारा जिस्म पत्थर हो गया। इसे याद आया 1 माह पहले किसी लड़की ने उसे कहा था वो मुँह बनने वाली है, लेकिन तब हादी को किसी कस्म का कोई तासुर महसूस नहीं हुआ था और इस ने पता लगा लिया था वो लड़की झूठ बोल रही थी। सिर्फ हादी से शादी करने के लिए उसने वो सारा कुछ कहा था, लेकिन उस वक्त हादी का सारा जिस्म का कपकपा उठा था। उसे एक पल के लिए वो दिन याद आया जब उसने पहली बार बहुत छोटी सी उम्र में अपने बाप को अपनी मुंह पर हाथ उठाते देखा था। उसने उसी दिन सोच लिया था वो कभी भी अपनी औलाद के सामने ऐसा कुछ नहीं करेगा। और अब डॉक्टर कह रहे थे वो बाप बने वाला है, तो किया। वो अपने बेटे को दूसरा मीर सिकंदर देगा। और उसके दिल से आवाज़ आई थी, नहीं मीर हादी, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा, अब तुम्हें सधरना होगा, तुम इस दुनिया को दूसरा मीर हादी नहीं दोगे। आंसू इसका सारा चेहरा भीगू चुके थे। वो अपना सारा चेहरा साफ करते हुए होश की दुनिया में लूटा फौरा अंदर भागा था। बेड पर ही वो बेहोश पड़ी हुई थी। हादी इसके पास गया, पास पड़े स्टूल पर बैठ गया, इसका हाथ पकड़ा। वो बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरती आज भी इसके चेहरे से अयं थी। हादी ने झटका इसके माथे पर लब रखे थे। इसका दिल गवाह था। वो आयत के नज़दीक उसकी नज़र से नहीं गया था। वो वाकई उसके दिल की दुनिया हिला गई थी और उसे अपने इश्क में पागल कर गई थी, इसलिए तो वो उसे हासिल करने के लिए इतनी जल्दबाजी कर रहा था। इसके लमस से आयत के बेहोश जिस्म में हरकत हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखें खोल रही थी। उसने जैसे ही आँखें खोली, अपने सामने हादी को देखकर ना जाने क्यों उसे सुकून का एहसास हुआ। एक पल के लिए आँखों के सामने इसका तायाजाद कज़िन घूमा, किस तरह उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहा था। इस ने शक्र अदा किया कि वो हादी के आसपास थी। एक पल के लिए उसे ये भी भूल गया कि हादी कैसा है, बस ये याद था इसका शौहर है और इसके पास ही आयत महफूज महसूस कर सकती है, बेशक वो खुद जैसा मर्जी सुलूक करे। ये रिश्ता भी कितना अजीब होता है और निकाह में कितनी ताकत होती है कि औरत अपने शौहर के साथ ही महफूज महसूस करती है। उसे होश में आता देखकर वो नरमी से मुस्कुराया था और दोबारा इसके माथे पर लब रखे। मैं बहुत खुश हूँ। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी और आयत जो ये समझ रही थी कि वो उसे होटल से भागने पर डांटेगा, वो हैरान रह गई कि हादी ने इस पर कोई गुस्सा नहीं किया। तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, खुदा की कसम, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं हर बुरा काम छोड़ दूंगा। किया तुम मुझ पर भरोसा किए मुझे एक मौका दोगी? वो किया कह रहा था, आयत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किया तुम मुझे मुआफ़ कर दोगी?
इसने आयत के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते सवाल पूछा। तो आयत की दिल से एक ही आवाज़ आई, जब बंदा अपने रब से माफ़ी मांगता है तो वो रब जो इतना रहीम और मेहरबान है अपने बंदे को मुआफ़ करता है, तो फिर इंसान कौन होता है दूसरा इंसान को ना मुआफ़ करने वाला। उसने आहिस्ता से अपना सर इस बात में हिलाया, यानी कि वो उसे मुआफ़ कर देगी। हम उसे लगता था मीर हादी को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो 20-25 दिनों में ही उनके घर के हालात देख चुकी थी, जहां हर वक्त इसके वालिदैन लड़ते ही रहते थे। और बेहतरीन होता है वो मर्द जो अपनी पसंदीदा औरत की खातिर खुद को बदले, खुद को बेहतर बनाए। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ या शिकायत का मौका नहीं दूँ गा, किया तुम मुझ पर यकीन करोगी। वो जाने किया जानना चाह रहा था। आयत का सर दोबारा मैकान की अंदाज से हम में हिला। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे करीब लाने वाली चीज़ हुस है, लेकिन ऐसा नहीं था, खुदा की कसम। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन तुमसे इश्क हवा है। हम बेशक थप्पड़ खाना, इसके बाद मेरा गुस्सा करना, वो सब कहना वो रिएक्शन था, लेकिन मेरा दिल अंदर से तो बहुत पहले ही मोम हो गया था। और तुम ने ठीक कहा था, निकाह में बहुत ताकत होती है। जिस दिन से तुम मेरे निकाह में आई हो, इस दिन से तुम्हारे अलावा किसी लड़की को नहीं छुआ। वो अपने दोनों हाथ देखते हुए अजियत से हंसा था, वो भी निकाह की ताकत समझ गया था। और आयत के दिल के किसी गोशे में ठंडक उतरी थी। ना जाने क्यों उसे सुकून हुआ, कम से कम इस इंसान में कुछ तो बेहतरी आई। कुछ देर के बाद वो दोबारा आगे बढ़ा, इसके माथे पर लब रहे थे, इसके लमस में सिर्फ इज्जत और चाहत थी जो आयत महसूस कर सकती थी। डॉक्टर ने कहा है मुझे तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नन्ही जान है। इसने आहिस्ता से आयत के कान में सरगोशी की और आयत का सारा जिस्म साकत हो गया। उसे लगा अब वो कभी हरकत नहीं कर पाएगी, आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं वादा करता हूँ इस दुनिया में किसी भी दूसरे वजूद को मीर हादी नहीं बनने दूंगा। इसे वैसा माहौल नहीं दूंगा, ना ही उसे वैसे माँ बाप दूंगा जैसे मुझे दिए गए। वो इसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ जैसे अपने सालों की ख्वाहिशात बता रहा था। इसके लहजे में बच्चों जैसी खुशी थी और आयत की आंखों से तशक्कुर से आंसू निकल पड़े। खुदा इस पर कितना मेहरबान था जो उसे मुझ जैसा अजीम रुतबे पर फाइज कर रहा था। लेकिन आपने तो कहा था आप मुझे तलाक। इससे पहले अपनी बात पूरी करती तेजी से मीर हादी की उंगली इसके लबों तक आ चुकी थी। खबरदार, अगर आज के बाद इस मनहूस और हराम लफ्ज़ को अपने मुंह तक लाई, बहुत बुरा डांटूंगा। इसने गुस्से और खफगी से घूरते हुए आयत को डांटा और आयत के लबों पर ना चाहते हुए भी तबसम बिखर गई। जैसे ही हादी का रवैया ठीक हुआ, वैसे ही आयत के लबों से इसके लिए लफ्ज़ आप निकला था, बेशक इज़्ज़त उसी की जाती है जो इज़्ज़त करवाना चाहता है। आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी, रोज़ 2 वक्त कुरान पाक भी पढ़ना होगा, तब मुआफ़ करूँ गी। आयत ने जैसे मौके से फ़ायदा उठाना चाहा। हादी के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। अगर तुम जान मांगोगी तो वो भी दे दूंगा। वो मुस्कुरा कर गोया हुआ और आयत को ऐसा लगा जैसे सोना जब आग में जलता है तो कुंदन बिन जाता है और आग में जलते हुए उसे काला होना पड़ता है, मैला होना पड़ता है। और शायद इसके साथ भी यही हो रहा था। जब कोयला आग में जलता है, काला होने के बाद ही वो सफ़ेद बनकर हेरा बनता है। शायद इसकी किस्मत में भी वैसा हेरा आ गया था। वो बस मध्यम सा मुस्कुरा रही थी और मीर हादी आंखों में मोहब्बत के जुगनू लिए उसे तक रहा था। बेशक खुदा हिदायत इन्हीं को देता है जो हिदायत पाना चाहते हैं। ख़त्म शद।